अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपको जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं आते हैं बॉडी में या माइक्रोब्स आते हैं, उनके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो मेन रोल है आपके लिम्फोसाइट्स का आता है और जो आपके बाकी डिफेंस सेल्स हैं उनका। अच्छा, तो इम्यून सिस्टम बेसिकली जो भी आपके बैक्टीरियाज हैं, पैरासाइट्स हैं, पोलूटेंट्स हैं, वायरस है, फंगस है, टॉक्सिन्स हैं, उन सब से ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और उस एक्टिवेशन के रिजल्ट में ये क्या करता है, उस एक्टिवेशन के रिजल्ट में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म है। एक सिंपल सा रूट हम देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। आपके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, ठीक है, उससे हम वो जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं एंटीजन। अब एंटीजन को क्या करते हैं, आपके सबसे पहले जो आपकी बाउंड्री होती है वो होती है मैक्रोफेजेस की, जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये भी एक टाइप है डब्ल्यूबीसीस की। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये उस एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल को खा लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब देखिए फेगोसाइटोसिस, उस पार्टिकल ने उसे खा लिया। अब वो उस अपने अंदर ना मैक्रोफेजेस उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अब ब्रेक डाउन करने के बाद जो उसका कुछ पोर्शन होता है, उसी जो आपका फॉरेन पार्टिकल है उसका, उसे अपनी सरफेस के ऊपर लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो रेड डॉट्स आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली और मैक्रोफेजेस ने अपने बॉडी के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब जब ये रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जाते किधर है, ये टी सेल्स के पास जाते हैं। टी सेल्स के पास उनके सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं उन्हीं जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब टी सेल्स कौन कौन से हैं, टी सेल्स में आपके किलर टी सेल्स आते हैं, हेल्पर टी सेल्स आते हैं, सुप्रेसर टी सेल्स आते हैं और मेमोरी टी सेल्स आते हैं। अब जो सबसे पहले फॉरेन पार्टिकल आया और इसने किया तो ये एक्टिवेशन हो जाएगी टी सेल्स की, जिनमें हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जो किलर टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। किलर टी सेल्स क्या करते हैं, किलर टी सेल्स फर्दर अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स बना लेते हैं जो कि उस फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता हो और वो जाकर उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसकी किलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो फर्दर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं इफ रिक्वायर्ड। जो सुप्रेसर टी सेल्स हैं, जब पता चल जाता है कि फॉरेन पार्टिकल को किल कर दिया गया है, वो बॉडी से रिमूव कर दिया गया है, तो ये इनहिबिशन करते हैं टी सेल्स की। उसके बाद आपके आ जाते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स का काम ये है कि ये जो एंटीजन अभी आया है इसको याद रखना, इसको याद रखते हैं। ये अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सेल सरफेस के ऊपर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन, एक कॉपी अपने पास रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये आ जाता है बॉडी में तो ये फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन भी करवाते हैं और सेल की एक्टिवेशन भी करवाते हैं। ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम की प्राइमरीली वर्किंग है। अब इम्यूनिटी देख लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी बेसिकली आपका एक नेचुरल और एक्वायर्ड मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, थ्रू विच वो डिजीज से और पैथोलॉजिकल कंडीशन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी देखिए, इम्यून सिस्टम का बेसिक काम है फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट लड़ना, ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड करना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपके इम्यून सेल्स हैं ये आपकी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, वो नॉर्मल सेल्स की किलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो अपने नॉर्मल सेल्स की किलिंग करना शुरू कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये बेसिकली कुछ लोगों में ऐसे डिजीज पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें से एक एग्जांपल आपकी आ जाती है डायबिटीज टाइप 1 की, जिसमें बेसिकली आपके अपने इम्यून सेल्स क्या करते हैं, आपके पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको जाके किल कर देते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आपकी ना बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखें तो आपकी दो टाइप्स आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, जिनमें आपकी एक सेल मीडिएटेड आती है और एक आपकी आती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। उसके बाद अगर हम
देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी और नॉन स्पेसिफिसिटी, तो आपकी नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब दोनों में, नेचुरल में भी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, दोनों में एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है और पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल में जो है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है। अब अगर नेचुरल में हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव का वर्ड जब भी यूज होगा तो एक्टिव का मतलब होता है एंटीजन, यानी कि कोई एंटीजन आएगा और बॉडी को स्टिम्युलेट करेगा और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, उसके अगेंस्ट वर्किंग स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो ये आपकी कौन से टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, ये आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। उसके बाद अगर हम देखें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, तो जब भी पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव इज लिंक्ड विद एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज का ट्रांसफर हो रहा है। तो नेचुरली जो मदर की बॉडी से वाया जो आपका मिल्क होता है, उस वो जो ट्रांसफर की जाती है एंटीबॉडीज बेबी में, उस वो बेसिकली एग्जांपल है आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में जो एक्टिव है उसमें एग्जांपल आती है वैक्सीन की। वैक्सीन बेसिकली क्या होती हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं, बेसिकली वायरसेस या बैक्टीरियाज का डेड फॉर्म या एटेन्यूएटेड फॉर्म में हम इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। उसके बाद एक्वायर्ड अगर पैसिव की बात करें तो इसमें आपकी एंटीसीराज आ जाती हैं, एंटीबॉडीज, जिनमें आपकी रेबीज वैक्सीन आ जाती है, जिसमें आपके एंटी रेबीज बेसिकली हम देते हैं, एंटीबॉडीज उसमें ट्रांसफर की जाती हैं ह्यूमंस में, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डॉग बाइट हो जाए या फिर कोई भी आपका जो एनिमल है अगर बाइट कर दे तो हम उसे बेसिकली एंटीबॉडीज लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी नेचुरल इम्यूनिटी की और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अच्छा, ये जो नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये बाय बर्थ बॉडी का मैकेनिज्म है और ये इसी तरह से वर्क करता रहता है। अगर किसी बंदे में नेचुरल इम्यूनिटी लैक कर रही है, कम हो रही है, तो इसे हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल्स जब बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, वर्किंग स्टार्ट कर देती है, आइदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर रही है या जो भी कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सारा आपको मेंशन है टाइप ऑफ आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटीज हैं उनकी फर्दर टाइप्स लिखी हैं, एक्टिव और पैसिव, जिनमें आपकी जो एक्वायर्ड में आपकी पैसिव आर्टिफिशियल और पैसिव नेचुरल आ जाती हैं, ठीक है, जो जो अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है एंटीजन। एंटीजन बेसिकली आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल होता है। अब इम्यून एंटीजन के ना कुछ उसमें कह लें उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहले आती है इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि एंटीजन ऐसा होना चाहिए जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट कर दे। सेकंड है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ये है कि इसकी एबिलिटी टू रिएक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं उसके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। उसके बाद आपका आ जाता है एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, जिन्हें हम एपिटॉप्स बोलते हैं। बेसिकली एंटीजन के जो एंटीजन आती है बॉडी में, उनका एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो हमारी बॉडी के सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है ये ज्यादातर जो है आपका प्रोटीनियस नेचर का होता है या फिर आपका कार्ब्स के नेचर का होता है। तो बेसिकली इसमें या तो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे या आपके मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेसिकली इसमें 8 नंबर तक प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली जो एपिटोप है यही जाकर बाइंड किससे करता है, ये आपकी बॉडी के सेल्स के साथ बाइंड करता है। उसके बाद टॉलरेंस है।
अच्छा, टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपकी कोई फॉरेन पार्टिकल है, उससे बॉडी ने क्या कर लिया, बॉडी उससे रेजिस्टेंस हो गई, उसने अब जब वो रिपीटेडली उससे एक्सपोज हो रही है बॉडी, तो अब वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब आपका इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है, उसके अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं करता। अब स्पेसिफिक इम्यूनोजेनिक टॉलरेंस, नेचुरली आपका सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वो सर्टेन मॉलिक्यूल को, सो दैट आपका इम्यून सिस्टम सर्टेन मॉलिक्यूल जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें डिटेक्ट कर सके, और जो उसके अपने सेल्स हैं उनको भी डिटेक्ट भी कर सके, और इन दोनों में जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं और जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सके। तो ये जो बेसिकली ये जो एबिलिटी होती है इसको बोलते हैं सेल्फ रिकॉग्निशन। अब ये बाय बर्थ आपकी बॉडी जो होती है सर्टेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होती। स्पेशली अगर आपके इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यून सिस्टम सर्टेन सेल्स या सर्टेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होता, इसको बेसिकली हम बोल देते हैं सेल्फ टॉलरेंस। ठीक है, अब ये जो है ये फीटल स्टेज पे ही आपकी सर्टेन प्रोटीन्स होती हैं, पॉलीसेक्राइड्स होती हैं, जिनको मार्क कर लिया जाता है, और इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट क्या हो जाता है, उनके अगेंस्ट इनएक्टिव हो जाता है, और वो इसे सेल्फ कंसिडर करता है, यानी कि वो इसे अपनी जो है अपनी बॉडी का पार्ट कंसिडर करता है और उसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करता। जबकि जो आपकी एंटीजेंस होती हैं बेसिकली उनका क्या होता है, उनको बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ कंसिडर करता है, इसीलिए उनके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी शो करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब ये जो सेल्फ एबिलिटी है ये इम्यून सेल्स की, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर आती है। बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं उनके ऊपर, जो बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर लगा होता है, जो कि बता रहा होता है, स्पेशली न्यूक्लिएटेड सेल्स। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स में ये फैक्टर नहीं पाया जाता। मोस्टली जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन सब के ऊपर एक टैग लगा होता है कि ये बॉडी के अपने सेल्स हैं। ठीक है, और उस टैग को बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर। अब इम्यून सेल्स जब देख लेते हैं किसी सेल के ऊपर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स के इसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर का, तो बस वो फिर उसे फौरन कंसिडर नहीं करते। जबकि जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन पे ऐसा कोई टैगिंग नहीं लगी होती। अब हम टाइप्स ऑफ एंटीजन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करें तो ऑटो एंटीजन आ जाती हैं, एलो एंटीजन आ जाती हैं। अब ये जो ऑटो एंटीजेंस हैं ये किस तरह से काम करती हैं, ये आपकी ना बॉडी के अपने सब्सटेंसेस हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जब सेल्फ इम्यूनिटी, जिसकी अभी हम सेल्फ टॉलरेंस की बात कर रहे थे, सेल्फ टॉलरेंस जब वो ब्रेक हो जाती है। मतलब ये कि आपके जो सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने आपकी बॉडी के सेल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, और वो उन्हीं के अगेंस्ट उन्हें फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, और जिन पार्टिकल को वो फॉरेन कंसिडर करेंगे वो बेसिकली होती हैं ऑटो एंटीजन। इसमें एग्जांपल आपकी आ जाती है ल्यूपस एरिथमेटोसिस की। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज है जिनमें आपके डायबिटीज आ जाती है, जिसमें आपके अर्थराइटिस आ जाते हैं। इन सब में बेसिकली आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ही इम्यून सेल्स फॉरेन कंसिडर कर लेते हैं, और वो सब क्या कंसिडर की जाएंगी, ऑटो एंटीजेंस। उसके बाद आपकी आ जाती हैं एलो एंटीजेंस। एलो एंटीजेंस जो है वो आपकी सर्टेन स्पीशीज में एग्जिस्ट करती हैं और सर्टेन में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अगर हम आपके ब्लड ग्रुप की बात करें, जो आपके आरबीसीज के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं जिनमें ए बी आर एच एंटीजेंस हैं, ये अब हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हर इंडिविजुअल में ये जो एलो एंटीजेंस होती हैं ये वेरी करती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती हैं हेट्रोफाइल्स। हेट्रोफाइल्स ऐसी एंटीजेंस होती हैं जो दो स्पीशीज में ना आइडेंटिकली प्रेजेंट होती हैं, जबकि वो डिफरेंट स्पीशीज से उनकी बिलोंगिंग है। जैसे अगर आप बात करें एरिथ्रोसाइट्स ऑफ हॉर्सेस और वायरस,
उनमें सम एंटीजेंस हैं जो आइडेंटिकल एंटीजेंस हैं। अब हम एंटीबॉडी को देख लेते हैं। एंटीबॉडीज बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं इन एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। ये बेसिकली गैमा ग्लोब्युलिन्स होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं, और ये आपके बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब यहाँ पर आपको एक एंटीबॉडी की पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको वाई शेप नज़र आ रही है। ये जो वाई के जो इनर साइड पे आपको चेन सी नज़र आ रही है, इसे हम हैवी चेन बोलते हैं। और ये जो छोटी सी बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं सेगमेंट्स, ये लाइट चेन्स होती हैं। ये जो आगे इनके येलो सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वेरिएबल साइट होती है, और जो बाकी का ब्लू सा पोर्शन है ये आपका कांस्टेंट रीजन होता है। तो लाइट चेन में भी कांस्टेंट रीजन होता है, हैवी चेन में भी कांस्टेंट रीजन होता है, और बाकी जो आपका रीजन है वो कौन सा है, वो आपका वेरिएबल रीजन है। और वेरिएबल रीजन के साथ ही आपकी एंटीजन आके बाइंड करती है। अब इसमें हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स से। अब इनमें इनका ना जो प्रोडक्शन होती है वो सेम सेल से की जाती है, और इनमें जो वेरिएबल रीजन होता है वो भी सेम होता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। इनकी डिफरेंट टेस्ट के लिए टेस्ट किट्स का पार्ट है ये। एंटी सीरम थेरेपी में कैंसर की थेरेपीज में ये यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा आपकी जो इम्यून रिएक्शन आते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स और बोन मैरो, उसमें भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का रोल है। अगर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज देख लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं, जिनमें आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम और आईजीए मोस्ट कॉमनली है। और ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं इनको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड नेम है इसका वो डिपेंड कर रहा है टाइप पे। अच्छा, सबसे पहले आपकी है आईजीएम। आईजीएम जो आपकी होती है ये आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। जैसे ही आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है और स्टिम्युलेशन होती है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले आपकी आईजीएम की प्रोडक्शन होती है। और ये बेसिकली जैसे ही आपके बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, साथ ही आपकी आईजीएम की प्रोडक्शन कर दी जाएगी। सेकंड आपकी आईजीजी बेसिकली क्लासिकल गैमा ग्लोब्युलिन्स भी इन्हें बोलते हैं। ये 24 to 48 आवर्स के बाद ना इनकी प्रोडक्शन की जाती है। पहले आईजीएम प्रोड्यूस होंगी, देन आपकी आईजीजी की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो आती है आपकी आईजीए आती है। आईजीए को बेसिकली हम इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक इसकी सीरम होती है, सीरम आईजीए होती है, एक आपकी सेक्रेटरी आईजीए होती है। अच्छा, सीरम वाली तो आपके सीरम में प्रेजेंट होगी। जो सेक्रेटरी आईजीए है वो बेसिकली आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो आपका एपिथेलियल म्यूकोजा है, जैसे कि आपकी जीआईटी म्यूकोजा या रिस्पिरेटरी म्यूकोजा है, उसकी ये प्रोटेक्शन करती है। उसके अलावा ये टीयर्स में, सलाइवा में और कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। और ये जो कोलेस्ट्रम है ये फर्स्ट मिल्क होता है सिक्रेटेड बाय नर्सिंग मदर। जो ये इसी की अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जो मदर से एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जाती हैं बेबी में, वो बेसिकली आईजी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि आपकी एग्जाम्पल थी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। उसके बाद आपकी आ जाती है आईजीई बेसिकली ये आपके मैस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स रिलीज करते हैं। और ये कब रिलीज करते हैं? ड्यूरिंग एलर्जिक सिम्टम्स। कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई पोलन एजेंट या कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल जब बॉडी में आ जाता है तो सेल सेंसिटाइज हो जाते हैं उस एंटीजन से और आपकी आईजीई की प्रोडक्शन करवा देते हैं। फर्दर फिर आपकी सेल्स की एक्टिवेशन ये जाकर बाइंड भी करती है और एक्टिवेशन भी करवाती है डिफरेंट फैक्टर्स की। उसके बाद आईजीडी आ जाती है। आईजीडी का स्पेसिफिक रोल
तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसी पे बाइंड करती है अलोंग विद IgM। देन आपका आ जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये जाती हैं उस एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं। अब ये जब एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगी जिसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है इससे या तो आपकी एंटीजन इनएक्टिव हो जाएगी या जो भी आपके माइक्रोब है वो किल हो जाएगा। थर्ड पे ये भी हो सकता है कि आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए अगेंस्ट दैट पैथोजन या एंटीजन। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी हम प्रैक्टिकली बहुत सारी टेस्टिंग में यूज करते हैं, डिफरेंट सेरोलॉजिकल टेस्टिंग्स में। अब वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किन किन टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट इनकी एप्लीकेशन में आते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसमें आपके 3 टाइप के बेसिकली टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें आपके एग्लूटिनेशन टेस्ट आते हैं, प्रेसिपिटेशन टेस्ट आते हैं और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट आते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट में आपका क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी मिल रहे हैं और उनकी क्लम्पिंग हो रही है, जिसे हम एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। अब इसमें इसकी 3 आपको आगे से फर्दर एग्जाम्पल भी हैं। एक ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट है, एक ग्लूटेनिन एड्सॉर्प्शन टेस्ट है। ये स्लाइड वाला जो है बेसिकली इस पे हम जो आपका ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करते हैं वो इसकी एग्जांपल है। ट्यूब डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ये बेसिकली हम वेल फिक्स टेस्ट या TPA टेस्ट करते हैं, ये हम इस बेसिस पे कर लेते हैं। उसके अलावा एक ग्लूटेनिन एड्सॉर्प्शन टेस्ट, इसमें हम बेसिकली प्लेट्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। देन आपकी जो इसके डायग्नोस्टिक यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिनमें सबसे पहले आपका आ जाता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में भी आपका यही हो रहा है कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं और एंटीजन हैं उनकी क्लम्पिंग होगी और आपकी क्या होगी, होगी और वो आपको पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट करता है। अच्छा, ये जो सेकंड टेस्ट है आपका वेलफ्लेक्स टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपकी जो प्रोटीयस जो है उसकी सस्पेंशन बनाई जाती है प्रोटीयस एंटीजन की, और उसमें आपका सीरम ऐड कर दिया जाता है। जब अगर तो सीरम के अंदर आपकी जो रिकेटीजिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको एग्लूटिनेशन शो करेगा। उसके बाद है TPA टेस्ट, इसको कहते हैं ट्रेपोनेमा पैलेडियम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसमें भी बेसिकली हम एंटीजन डिफरेंट सीरम्स एंटीजन यूज करते हैं और आपकी जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज के डिटेक्शन करते हैं। देन आपका कूम्स टेस्ट आ जाता है। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स आपके आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट। अच्छा, उससे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं जो कोम्स टेस्ट है। कोम्स टेस्ट बेसिकली ना ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स में किया जाता है। इसमें क्या डिटेक्ट किया जाता है, इसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि इस अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया ना कि सर्टेन टाइम आपकी इम्यून सेल्स आपकी सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम इस कोम्स टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि इधर आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके RBCs को इफेक्ट तो नहीं कर रही, उनकी किलिंग तो नहीं करना स्टार्ट कर दिया। इसमें अगर तो किसी पेशेंट के RBCs जो होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर दी गई हैं बॉडी में, तो वो बेसिकली RBCs के साथ अटैच हो जाती हैं। जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं उस पेशेंट का तो हम उसमें स्पेसिफिक जो होती है एंटीजेंस वो डाल देते हैं। अब एंटीबॉडीज डाल देते हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज हम आउटसाइड से उसके साथ मिक्स करते हैं वो बेसिकली जो आपकी RBCs की सरफेस के ऊपर जो अटैचमेंट्स होती हैं ना उनके साथ बाइंड करती है और कॉम्प्लेक्सेस बना लेती है और ब्लड की हीमोलाइसिस करवा देती है, जो कि आपका पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद आपका है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो
इसमें भी हो रहा वही है कि आपकी जो सॉल्युबल एंटीजन है उसका सोल्यूशन हम लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो एंटीबॉडीज हैं उनका सोल्यूशन लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और चेक करते हैं कि प्रेसिपिटेशन शो होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ों का सोल्यूशन ले रहे हैं। अब इसके भी रिएक्शंस के आपके यहाँ पर कुछ टाइप्स दी हुई हैं। एक है रिंग टेस्ट, दूसरा है एगर डिफ्यूजन मेथड। जो रिंग टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीबॉडीज का सोल्यूशन ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसके ऊपर हम डाल देते हैं एंटीजन का सोल्यूशन। अब जहाँ पर इन दोनों का मैटिंग पोजीशन होती है उधर एक रिंग अपीयर हो जाती है, अगर तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है तो वहां पर फिर वो क्लियर इंडिकेट करती है पॉजिटिव टेस्ट को। उसके बाद एगर डिफ्यूजन मेथड है। एगर डिफ्यूजन मेथड में बेसिकली आपका जो एंटीबॉडीज अगर कह लें तो वो एगर के साथ मिक्स कर दी जाती हैं और उसके बाद आपकी जो एंटीजन है उन्हें आउटसाइड जो एंटीजन है और आपका जो सैंपल है बेसिकली उसको इंसर्ट किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है इन द एगर प्लेट, और फिर हम बाद में उसमें सर्टेन अदर केमिकल्स कह लें या हेल्पिंग एजेंट्स या एंजाइम्स वो ऐड करते हैं और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके रिएक्शंस की बेसिस पे हमारे पास हमें जो होता है डिटेक्ट हो जाता है कि वेदर उसमें एंटीजन स्पेसिफिक या एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी या नहीं प्रेजेंट थी। अब इसमें आपके जो एग्जाम्पल लिखी हुई है वो दो टेस्ट की लिखी है, एक आपका है खान टेस्ट और दूसरा है एस्कोली टेस्ट। अच्छा, ये जो आपका VDRL टेस्ट है या आपका ये जो खान टेस्ट है इसमें आपका होता क्या है, इसमें हम लोग पेशेंट का सीरम ले लेते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं आपकी अल्कोहलिक एंटीजेंस के साथ। ठीक है, और ये बेसिकली सिफाइलिस की डिटेक्शन के लिए जो कि ट्रेपोनीमा पैलेडियम कॉज करता है उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट बेसिकली किया जाता है। अगर तो उसमें ये ट्रेपोनीमा पैलेडियम प्रेजेंट है तो इसमें प्रेसिपिटेशन शो हो जाती है। उसके बाद है एस्कोली टेस्ट। इसमें आप बेसिकली पेशेंट का टिश्यू लेते हैं, टिश्यू लेने के बाद उसे क्या करते हैं, जो आपका एंटीबॉडीज है एंटी सीराज है उसके साथ मिक्स करते हैं और ये एंथ्रेक्स की बेसिकली जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है बेसिकली उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज किया जाता है। सेम एज दैट इसमें भी आपकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। देन आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो हो रहा है, साथ में हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हेल्प आउट कर रही हैं उनके समझ लें आप रिएक्शन में। इसमें जो आपकी एग्जाम्पल है उसमें वेजरमैन टेस्ट है फॉर सेफेलिस और दूसरा आपका है टी पैलेडियम CFT टेस्ट। इस टेस्ट में भी हमने यही करना होता है कि जो पेशेंट का सीरम होता है उसे बेसिकली एंटीजन के साथ हम मिक्स करते हैं और उसके बाद उसे इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास हमें पता चल जाता है कि आइदर वो आपका जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट। अच्छा, अभी हमने जो है फर्दर हमने आज हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया है, उसकी जो टाइप्स होती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, उन्हें डिस्कस किया है। अब ना एक हम जो है चार्ट की मदद से, एक पिक्चर की हेल्प से ना हम ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है हम एलर्जी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना हम थोड़ा सा जो आपका प्रीवियसली भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं आपकी फिजियो में, लेकिन हम एक बार ना फिर से देख लेते हैं। जो बेसिकली आपकी जो सेल्स की प्रोडक्शन है, ये जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन आपके बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में आपके कौन से होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम मल्टीपोटेंट हीमियोपोइटिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब ये फर्दर आपके माइलॉइड सेल्स में और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में डिवाइड होते हैं। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये आपके एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम RBCs कहते हैं, या आपके मेगाकैरियोसाइट्स और जो फर्दर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स, उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा आपके मैस्ट सेल्स और माइलोब्लास्ट में
डिवाइड होते हैं। ये माइलोब्लास्ट फिर फर्दर 4 टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें आपके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। ये मोनोसाइट्स फिर फर्दर आपके बनाते हैं मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। उसके पैरेलल अगर हम देखें लिम्फोइड स्टेम सेल्स को, तो वो आपकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं नेचुरल किलर सेल्स की एज वेल एज स्मॉल लिम्फोसाइट्स की। अब ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली आपके थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं, वहाँ इनकी फर्दर मैचुरेशन होती है और फिर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं फर्दर प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो जितने भी आपके यहाँ पर मेंशन है, जिनमें आपके मैस्ट सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और नेचुरल ये जो भी आपके माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं, ये सब आपके किसकी एग्जांपल है? ये सब आपके डिफेंस सेल्स की एग्जांपल है। अब जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है और एंटीजन ये जो सर्कुलेटिंग आपके मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ये उनको ईट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है और टी सेल्स की एक्टिवेशन हो रही है, ये जो इतना भी प्रोसेस है, ये सारा आपका कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये और टी सेल्स की प्रोडक्शन हो गई, फिर आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स की प्रोडक्शन हुई, हेल्पर टी सेल्स बन गए। ठीक है, ये जितना प्रोसेस हो रहा है ये सारा कौन सा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंडर हो रहा है। जो आपका ना जब आपकी बॉडी में ये जो टी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, ये फर्दर फिर बी सेल्स को जब एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स प्रोडक्शन करवाते हैं एंटीबॉडीज की। तो जब ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है ना, तो वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसमें आपकी मेन काम कौन कर रहा है? जो आपका मेन काम है वो आपकी एंटीबॉडीज कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपकी होती है। अब हम इनके भी फंक्शंस भी थोड़े से देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी मैस्ट सेल्स यहाँ पर मेंशन है। तो मैस्ट सेल्स बेसिकली ये भी ग्रैन्युलोसाइट्स की तरह होते हैं, सर्टेन ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं। ये आपका फर्स्ट लाइन आप ऐसे ही कह लें कि फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का पार्ट है आपके, और ये फेगोसाइटोसिस करते हैं एज वेल एज आपकी जो पर्टिकुलर वेजो अमीन्स होती हैं उनको रिलीज करवाते हैं, जो फर्दर आपकी फिर वेजो डायलेशन वगैरह करवाती हैं, आपके सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर इन्वेडर आ गया मॉलिक्यूल उधर। अब ये जो आपके बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स बेसिकली आपकी हिस्टामिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज आपकी जो हेपरिन है उसकी भी प्रोडक्शन करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हाँ जी, उसके अलावा आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, ये बेसिकली फेगोसाइटोसिस से करते हैं, ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं और जहाँ पर इन्वेडर देखते हैं उसे इनगल्फ करते हैं, उससे किल करते हैं और अपनी बॉडी पे रिप्रेजेंट करते हैं। इओसिनोफिल्स बेसिकली ये भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ये बेसिकली एलर्जिक कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं। जब ये एलर्जिक कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं तो ये फिर फर्दर इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो अभी हमने पढ़ी एंटीबॉडी ई, उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। अच्छा, देन आपके नेचुरल किलर सेल्स जो हैं इनका भी फंक्शन जो है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल जैसा ही है। जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सबकी एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, इन पे भी सर्टेन रिसेप्टर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनगल्फिंग वगैरह में। और फिर फर्दर आपके बी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, जिनको हमने पढ़ लिया कि उनका मेन पर्पस जो है वो है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन।